प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 56 का कह रहा है अ फोटोन एंड अल्फा पार्टिकल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी। द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद द प्रोटॉन टू दैट विद द अल्फा पार्टिकल। देखो बच्चों, क्वेश्चन करने से पहले देखो आप ये समझ लो कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बोर्ड में, मेंस में और नीट में 100% आता, 100% बिल्कुल डी ब्रोगली वेवलेंथ से आता है। उससे पहले मैं आपको थोड़े से इसके फॉर्मूलों के बारे में बताता हूँ, थोड़ी सी थ्योरी बताता हूँ, फिर आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखो, सबसे पहले ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, इसके बारे में जानते हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई ये जो पूरा यूनिवर्स आप देखते हो, पूरा यूनिवर्स, अगर आप पूरा यूनिवर्स देख रहे हो, फिजिकल यूनिवर्स जो देख रहे हो, वो दो इंटाइटीज से मिलकर बना होता है, एनर्जी और मैटर। जो पूरा फिजिकल यूनिवर्स है प्यारे बच्चों, फिजिकल यूनिवर्स, तो जो पूरा फिजिकल यूनिवर्स है वो दो इंटाइटीज से आपको बना हुआ दिखता है। एक होती है एनर्जी और दूसरा आपका है मैटर। ठीक है, इतनी बात, मैटर और एनर्जी। ठीक। अब अगर हम डी ब्रोगली भाई साहब की बात करें तो उन्होंने कहा कि जो भी आपके मूविंग मटेरियल पार्टिकल होते हैं, वो मूविंग पार्टिकल्स समटाइम्स बिहेव करते हैं पार्टिकल और समटाइम्स बिहेव कर रहे हैं एज ए वेव। ठीक है ना, दो तरह से वो आपका बिहेव करते हैं। पहला मैंने बताया पार्टिकल, दूसरा बताया वेव। अगर आप अपनी बॉडी को भी देखो तो वो भी दो बॉडी आपकी दो चीजें कंटेन कर रही है, एक आपकी मैटर और एक आपकी क्या, मैटर मतलब जो आप दिख रहे हो फिजिकली, और दूसरा जो अंदर जो आपकी पूरी बॉडी को चलाने का काम कर रही है, कॉल्ड एनर्जी। तो यानी कि कभी वो मूविंग मटेरियल पार्टिकल कैसे बिहेव कर रहा है, पार्टिकल की तरह, कब बिहेव कर रहा है, वेव की तरह। अगर वो इंटरैक्ट करता है, अगर वो मूविंग मटेरियल, जो मूविंग पार्टिकल्स है, बिहेव कर रहा है एज ए पार्टिकल, जब वो इंटरैक्ट करता है मैटर से। पहली लाइन समझ में आई? क्या बताया मैंने कि जो आपका मूविंग पार्टिकल है वो बिहेव कर रहा है, बिहेव एज ए पार्टिकल, बिहेव एज ए पार्टिकल व्हेन इंटरैक्टिंग विद, व्हेन इंटरैक्टिंग विद व्हेन इंटरैक्टिंग विद मैटर। ठीक है, जब वो मैटर से इंटरैक्ट कर रहा है तब उसका बिहेवियर आपका पार्टिकल है। एंड इट बिहेव्स लाइक ए वेव, एंड इट behaves like a wave, when spreading unobserved through space, बात समझ में आ गई कि भाई ड्यूअल नेचर है। तो मैंने आपको कहा, यानी ड्यूअल नेचर मतलब पार्टिकल और वेव। पार्टिकल तब है जब वो इंटरैक्ट कर रहा है मैटर से, और वेव तब है जब इंटरैक्शन है विद एनर्जी। सीधी सी बात है, दो चीजें हैं, एनर्जी और मैटर, इसीलिए उसका जो बिहेवियर है वो ड्यूअल है, यानी कि पार्टिकल और वेव। इतनी बात तो समझ में आ गई कि आपको कि भाई देखो, पूरा फिजिकल यूनिवर्स दो ग्रेट इंटाइटीज से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम बोल रहे हैं एनर्जी और मैटर। ठीक है भाई। अब ये जो एनर्जी और मैटर है, डी ब्रोगली का भी यही कहना था कि अगर कोई मूविंग पार्टिकल्स है, वो बिहेव करता है कभी पार्टिकल की तरह, कभी वो बिहेव करता है एज ए वेव, यानी जब वो इंटरैक्टिंग है विद मैटर, बिहेव कर रहा है पार्टिकल, और इंटरैक्टिंग विद एनर्जी तो बिहेव कर रहा है एज ए वेव। क्लियर है इतनी बात? अब ये तो होगी कहानी। अब कहानी के बाद देखो, फॉर्मूले जो हमारे यूज होने हैं वो हमारे मेन है। ठीक है ना। तो अगर मैं बात करता हूं अकॉर्डिंग टू प्लांक थ्योरी, अकॉर्डिंग टू प्लांक थ्योरी, तो देखो प्लांक थ्योरी क्या कहती थी? तो प्लांक थ्योरी क्या कह रही थी कि जो आपकी लाइट है वो आपके स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी से बनी हुई है, जिसको हम बोल रहे थे फोटोन, और एक पैकेट की एनर्जी को हम बोल रहे थे क्वांटा। ठीक है इतनी। तो अकॉर्डिंग टू प्लांक्स थ्योरी, भाई अकॉर्डिंग टू प्लांक्स थ्योरी हम क्या कह सकते हैं? अकॉर्डिंग टू प्लांक्स थ्योरी, E इज इक्वल टू एच एफ या एच न्यू बोल सकते हो, और न्यू इज इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन लैम्डा। तो आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब देखो, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? दूसरी बात मैं कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू, यानी कि आपका अगर मैं कंसिडर्ड कर रहा हूं एज ए पार्टिकल जिसका मास m है, मैं एक फोटोन को क्या मान के चल रहा हूं? इफ फोटोन
is considered, a photon is considered as a particle, as a particle of mass m. मैं उसको क्या मान के चल रहा हूं, मास m, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, according to Einstein's energy mass relation, energy mass relation. तो E इज इक्वल टू क्या होता है, mc²। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन। अगर आप दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हो, अगर आप दोनों इक्वेशन को इक्वल रख दो, ठीक है ना, चलो भाई, तो क्या आ जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc², सी से सी कट गया। और देखो जो आपका m इंटू सी है वो क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो मोमेंटम होता है। तो हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा, लिख सकते हैं कि जो लैम्डा आया है ना प्यारे बच्चों, इसी को हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या बोल रहे हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। बात समझ में आ गई कि क्या है डी ब्रोगली वेवलेंथ? तो आप एक छोटी सी लाइन में बोल सकते हो, द वेव एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल इन मोशन आर कॉल्ड मैटर या डी ब्रोगली वेव, और उसकी जो वेवलेंथ है उसे हम नाम दे रहे हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो एक लाइन क्या बोल पा रहे हैं, द वेव्स एसोसिएटेड विद, the wave associated with material, associated with material particle in motion are called matter, या आप बोल सकते हो डी ब्रोगली वेव। ठीक है, डी ब्रोगली वेव। और उसकी जो वेवलेंथ है, उसकी जो वेवलेंथ है, एंड देयर वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, इतनी बात, उसे हम क्या बोल रहे हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ। चलो भाई, ये बात तो हो गई। ठीक है भाई, हमारे पास आ गया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। क्लियर इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ये मान के चलता हूं एक पार्टिकल है, कंसिडर कर रहा हूं पार्टिकल आपके पास, चलो भाई हाँ अब करते हैं कि आपके पास एक पार्टिकल है जिसका मास मैं m ले रहा हूं और वो मूव कर रहा है एक वेलोसिटी से। हमने क्या लिया हुआ है, एक पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद मास m मूविंग विद वेलोसिटी v। ठीक है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम होगा m इंटू वी। और हमने अभी देखा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, तो मैं क्या p की जगह ऐसा लिख सकता हूं m इंटू वी, हाँ या ना, ऐसे तो लिख सकता हूं। देखो, तो अभी आपके पास क्या आया, दो चीजें आ गई। पहला, आपने सोचा कि भाई जो भी फिजिकल यूनिवर्स है वो आपका पार्टिकल, यानी कि आप कह सकते हो एनर्जी और मैटर, इन दो चीजों से बना है। अगर कोई भी मूविंग पार्टिकल इंटरेक्ट करता है मैटर से तो इट्स बिहेव लाइक ए पार्टिकल, और विद एनर्जी तो इट्स बिहेव कैसे, इट्स बिहेव लाइक द इट बिहेव्स लाइक अ वेव। ठीक है, फिर हमने दोनों थ्योरी ली, प्लांक थ्योरी और अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, उससे एक छोटा सा रिलेशन निकाला, एक वेवलेंथ आई, उस वेवलेंथ को हमने बोला डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। अब देखो, आपके पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का एक छोटा सा रिलेशन आपने बचपन में पढ़ा होगा। क्या था कि काइनेटिक एनर्जी आपके पास होती थी हाफ mv², हाँ या ना। अगर मैं मास से मल्टीप्लाई प्यारे बच्चों और मास से डिवाइड कर दूं, तो ये जो ऊपर आपको दिख रहा है ना ये हिस्सा, तो ये आपका मोमेंटम होगा। तो आप लिख सकते हो कि भाई k इज इक्वल टू p² ओवर 2m, तो p हो जाएगा √2km। ठीक है, तो एक रिलेशन और आ गया, लैम्डा इज इक्वल टू आया था h अपॉन पी, फिर आया लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू वी, और फिर आ गया h अपॉन √2km। ठीक है भाई, ये तो अभी तक आ गए हैं इतने फॉर्मूले। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आपने क्या पढ़ा था, वर्क डन, और उसके बीच में भी आप रिलेशन बना सकते हो। जैसे आपने क्या पढ़ा था, v इज इक्वल टू
W बाय क्यू पढ़ा था, तो W इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, क्यू वी लिख सकते हैं, वी फॉर पोटेंशियल है, तो मैं इस काइनेटिक एनर्जी के जगह पर 2QVm भी लिख सकता हूं, हाँ या ना। अब देखो कौन कौन से फॉर्मूले आ गए, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आया, एच अपॉन पी, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आया, एच अपॉन एम बी, लैम्डा इज इक्वल टू क्या आया, एच अपॉन अंडर रूट 2Km, और फिर एक लैम्डा इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट 2QVm। तो ये हमारे फॉर्मूले हो गए इतने सारे, ये हमें लैम्डा के फॉर्मूले याद रखने हैं, एकदम बढ़िया से याद रखो, ठीक है ना, तभी क्वेश्चंस में आपको मदद मिलेगी। अब एक छोटा सा फॉर्मूला और आप रखो, अगर सारी वैल्यूज अगर आप इसमें रख दो, सब वैल्यू समझ रहे हो, जैसे भाई h की वैल्यू क्या है, तो 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड, ये है। आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, चार्ज उसका आपके पास है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है ना, और चार्ज हो गए सबकी वैल्यू को अगर रख दिया जाए तो एक छोटा सा फॉर्मूला बन के तैयार होता है 12.27 अपॉन रूट वी, ये एंगस्टोन में है अगर आप पोटेंशियल को वोल्ट में लेते हो तब। अब देखो एक और आसान सा बता दूं, अगर कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड लगे प्यारे बच्चों तो आप इसका भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना, ये वाला ध्यान रखना बस कि आपका जो पोटेंशियल है वो वोल्ट में होगा, तो आपकी जो वेवलेंथ होगी वो एंगस्टोन में होगी, बस इतना याद रख लेना। तो ये सारे फॉर्मूले आप याद रखोगे क्वेश्चन करने से पहले। चलो अब अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या अपना क्वेश्चन कह रहा था उसकी ओर आ जाएं। चलो भाई, अ फोटोन एंड अल्फा पार्टिकल, देखो भाई फोटोन है और एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, ठीक है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। ये आपका जो प्यारे बच्चों फोटोन है, इसकी जगह आप प्रोटोन, देखो ये ना यहाँ मिसप्रिंट हो गया होगा, ये प्रोटोन है वहाँ पर फोटोन है, तो आप इसको प्रोटोन कर देना, ठीक है ना, प्रोटोन। अब सही है, हाँ। A proton and a alpha particle have the same kinetic energy. The ratio of d Broglie wavelength associated with proton to that with alpha. अब देखो पहले ये याद रखो कि तीन चीजें आपको बार बार देगा, ड्यूट्रॉन देगा, क्या देगा, ड्यूट्रॉन देगा, और अल्फा पार्टिकल देगा, और आपको कहीं ना कहीं पर प्रोटॉन नजर है। पहले इन तीनों को देख लो, चलो पहले मेरे पास है प्रोटॉन, मैं इनके बारे में तीन लाइन आपको बता दूं, प्रोटॉन हो सकता है और ड्यूट्रॉन हो सकता है, ठीक है, ड्यूट्रॉन हो सकता है और अल्फा, ये तीन आपको मिलने को, तो आपको इलेक्ट्रॉन भी मिल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो प्रोटॉन हो गया, ड्यूट्रॉन हो गया और अल्फा। प्रोटॉन का जो मास अगर मैं उसको mp दूं, तो जो ड्यूट्रॉन होता है ना वो प्रोटॉन का डबल मास रखता है और अल्फा इसका 4 गुना रखता है। चार्ज की अगर बात करें तो प्रोटॉन पर चार्ज तो आपको पता ही है वही होता है जो इलेक्ट्रॉन पर होता है, ड्यूट्रॉन पर भी सेम चार्ज है, लेकिन अल्फा पर उसका डबल होता है, ये ध्यान रखना। तो ये एक छोटी सी बात है जो आप नॉलेज में होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो कि प्रोटॉन का मास अगर एम्पी और क्यूपी है तो ड्यूट्रॉन का जो मास होगा वो इसका डबल होगा, चार्ज सेम होगा, और अल्फा का जो मास होगा वो 4 टाइम्स होगा और चार्ज डबल होगा। क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन ने कहा है कि सेम काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगाओ, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2Km। तो देखो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया मास के, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो लैम्डा प्रोटॉन अपॉन लैम्डा अल्फा, तो मास ऑफ अल्फा और मास ऑफ प्रोटॉन, अल्फा का जो मास है मैंने बताया 4 टाइम्स होता है प्यारे बच्चों मास ऑफ प्रोटॉन का, तो आंसर आ जाएगा 2:1। क्लियर है इतनी बात, तो आपको नजर आ रहा है ऑप्शन, हाँ जी बिल्कुल ऑप्शन नजर आ रहा है आपका भी ऑप्शन, समझ में आ गई बात। ये इतनी चीजें याद रखोगे तो ये क्वेश्चन जरूर होगा, और ये मान के चलो कि बोर्ड में इस टॉपिक से क्वेश्चन दिखेगा, गारंटी लिख के दे रहा हूं क्वेश्चन आएगा। क्लियर है इतनी बात, चलो भाई, चाहे वो ग्राफ से रिलेटेड हो चाहे न्यूमेरिकल से हो, जरूर आएगा इन फॉर्मूलों पर। बढ़ते हैं आगे, Which of the following graphs correctly represent the variation of the particle momentum with its de Broglie wavelength? अब देखो लैम्डा इज इक्वल टू, जिनके बीच में ग्राफ बनाना है पहले उन्हें लिखो, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अब ये है आपके पास, अगर आप देखोगे तो लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पी के, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो ये ग्राफ जो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है,
ये आप याद रखोगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये आपको कंपटीशन में भी कई बार दिखाई देगा और इसमें भी। तो ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है? देखो, अगर पी और लैम्डा है, ये देखो बस एक ही ग्राफ है और कोई ग्राफ है भी नहीं जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का है। क्लियर है इतनी बात? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भाई, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ विल द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद एन इलेक्ट्रॉन बी अफेक्टेड व्हेन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस? ठीक है भाई, एंड एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस। अगर मैं बात करता हूं, हाँ क्या सबसे पहले आपके पास वेलोसिटी, तो देखो लैम्डा इज इक्वल टू है एच अपॉन एम बी। ठीक, अगर मैं वेलोसिटी को घटाता हूं, देखो वेलोसिटी वेवलेंथ के इन्वर्सली है, अगर वेलोसिटी को घटा रहा हूं तो वेवलेंथ बढ़ेगी। पहली बात तो हो गई क्लियर कि velocity when velocity decreases, when velocity decreases, wavelength increases, wavelength बढ़ेगी। क्लियर है इतनी बात? वेवलेंथ बढ़ेगी। सेकंड पार्ट पर आओ, उसने बोला है एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल तो फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट, कितना था आपके पास? 2 QM इंटू वी। ये तो था 2 QVM भी लिख सकते हो, QVM सही है, QVM। ठीक, अब अगर आप देखो तो लैम्डा इज इनवर्सली किसके है? पोटेंशियल के भी है। तो मैं अगर पोटेंशियल को बढ़ाऊंगा तो भैया घटेगी। ये बात भी हो गई कि अगर आप एक्सेलरेटिंग, when accelerating potential increases, accelerating potential increases, de Broglie wavelength decreases, लैम्डा घटेगी। क्लियर है इतनी बात? इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ क्लियर है। चलो भाई अगला पर देखें। देखो फॉर्मूले याद होंगे तो आप फटाफट फटाफट क्वेश्चन कर दोगे इसके, इसलिए मैंने आपको सारे फॉर्मूले एक बार लिखा दिए हैं, ये समझ में भी आ गए कहां से कोई आया, ये नहीं कि आपको रटना है, समझना है। चलो भाई, a heavy particle, it is initially at rest splits spontaneously into two particle of masses। ठीक है भाई इतनी बात। m1 m2 having non-zero velocities, the ratio of de Broglie wavelength associated with the particle। देखो बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की अगर हम बात करें तो आपने अगर शुरू में रेस्ट में है और उसके बाद वो दो पार्टिकल में टूट गया जिनका मास m1 m2 है, वेलोसिटी कुछ है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था इनिशियल मोमेंटम बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। शुरू में मास मान लो m है, वेलोसिटी v है, बाद में टूट के हो गई m1 v1 प्लस m2 v2। देखो इनिशियली रेस्ट में है तो इसका मतलब v जीरो है, तो हम कह सकते हैं m1 v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि m1v1 इज इक्वल टू माइनस m2v2। मतलब m1v1 और m2v2 बराबर होंगे, बस अपोजिट होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे दोनों के मोमेंटम के, हाँ या ना? अब आपने फॉर्मूला पढ़ा है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। अब मोमेंटम आ रहे हैं सेम, मोमेंटम क्या आ गए? सेम। इसका मतलब वेवलेंथ जो होगी वो भी तो सेम ही हुई, तो हम कह सकते हैं लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू P2 ओवर P1, ये 1 होगा। बात समझ में आ गई, हाँ या ना? देखो ध्यान रखना ये बात का, पक्का? चलो भाई आगे बढ़ें। An electron is accelerated through a potential difference of 100 volt. Calculate the de Broglie wavelength। अभी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया, क्या फॉर्मूला था? लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन अंडर रूट वी। ये एंगस्टोन में लिखाया था, नहीं लिखाया था? तो 12.27 और पोटेंशियल है 100, तो 100 का रूट आपको पता ही है प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा? 10। तो क्या आंसर आया? 1.227 एंगस्ट्रॉन। बताओ कितना आसान है, लेकिन तभी आसान है जब आप इस फॉर्मूले को जानते हो। फॉर्मूला नहीं जानते तो भैया आपके लिए तो इम्पॉसिबल हो जाएगा फिर, इसलिए फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है इतनी बात। चलो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ प्रोटॉन एंड ड्यूट्रॉन आर मूविंग विद सेम स्पीड, स्पीड सेम है। ठीक है भाई, दोनों की, चाहे वो प्रोटॉन हो और चाहे वो ड्यूट्रॉन हो, दोनों की स्पीड सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। चलो भाई देखो, सबसे पहले फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी है, हाँ या ना? तो लैम्डा प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन की बात हो रही है, तो एच मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन,
मास ऑफ ड्यूट्रॉन और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी तो सेम है, एच भी सेम है, तो ये आ जाएगा mt/mp। और आपको पता है जो मास ऑफ ड्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन का डबल होता है, तो भाई क्या आ गया 2। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दोनों की वेवलेंथ का रेशियो, दोनों की वेवलेंथ का रेशियो लैम्डा पी और डी का रेशियो 2:1 होगा। क्लियर है बात? को कितना आसान है ना क्वेश्चन, लेकिन तभी जब आपको फॉर्मूले पता हैं। फॉर्मूले पता है, देखो जो भी दिया हो उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिखो, फटाफट क्वेश्चन हो जाएगा पक्का। बढ़े आगे, चलो भाई। अ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव इक्वल स्पीड, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद देम। देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो 1836 या 7 भी हो सकता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ध्यान रखना ये बात कि मास ऑफ प्रोटॉन 18367 टाइम्स जो होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब देखो लैम्डा इज इक्वल टू, तो h/m भी हमने देखा ही है, हाँ या ना। दोनों की इक्वल स्पीड है। स्पीड कैसी है? इक्वल। तो मैं कह सकता हूं कि जो लैम्डा है वो एक तरह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना एम के। क्यों? क्योंकि तो भैया ये कांस्टेंट ये सेम, तो बचा तो अकेला मास। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे लैम्डा किसका हमें लेना है? प्रोटॉन का। और फिर आपके पास लैम्डा किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का। और ये हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और नीचे हो जाएगा मास ऑफ प्रोटॉन। तो मैंने अभी आपको बताया जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो 1836 टाइम्स होता है किसके? किसके? इलेक्ट्रॉन के। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? सोच लो एक बार। चलो भाई, और एक चीज का हमें ध्यान रखना, देखो आपकी जो डी ब्रोगली वेवलेंथ होती है, इसे ध्यान रखना, वो इंडिपेंडेंट होती है नेचर ऑफ मटेरियल पार्टिकल। इन दो चीजों को दिमाग में रखना, ठीक है ना। कि यानी कि जो डी, ये कभी कभी आ सकता है आपके असर्शन रीजन में और हो सकता है कि आ ही जाए, कि जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ वो इंडिपेंडेंट है, इज इंडिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट, इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल, कि नेचर पर डिपेंड नहीं करती, ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल पार्टिकल, इस पर डिपेंड नहीं कर रही है मटेरियल पार्टिकल की नेचर पर। एंड चार्ज, ठीक है भाई, इस पर भी डिपेंडेंसी नहीं है कि चार्ज हो या ना हो। चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों के दोनों मैटर वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि डी ब्रोगली वेव्स को दे रहे हैं। चलो भाई आगे बढ़े। चलो भाई क्या कहता है अगला? द ग्राफ शोइंग द करेक्ट वेरिएशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम पी। और ये अभी देखो मैंने कराया था, ये फिर से आ गया। लैम्डा इज इक्वल टू आपने पढ़ा था h/mv, तो जो लैम्डा है वो आपका हो गया h/p, यानी लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p। ठीक है, यानी लैम्डा और p एक दूसरे के इनवर्सली हैं। यही तो है कि अगर जैसे जैसे बढ़ेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको दिखेगा, यानी एक के बढ़ने पर दूसरा घट रहा। सिर्फ एक ही ग्राफ ऐसा है आपको जो नजर आ रहा है, इट्स रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। अगर मैं अगले क्वेश्चन की ओर जाऊं तो क्या कहता है? ड्रॉ अ प्लॉट शोइंग द वेरिएशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एज ए फंक्शन ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। चलो भाई, इसे भी देख लेते हैं कि क्या क्या ग्राफ आपका नजर आ रहा है। किस किस के बीच में ग्राफ है पहले उसे ध्यान से देखो। काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ, फॉर्मूला लिखाया था लैम्डा इज इक्वल टू h/√2km, ये फॉर्मूला था। लैम्डा इज इक्वल टू h/√2km, यानी कि लैम्डा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? काइनेटिक एनर्जी के। देखो जब भी ऐसा हो ना कि एक चीज के बढ़ने पर दूसरा घटे, तो ऐसा ही प्यारे बच्चों ग्राफ आपका बनेगा। ठीक है, हाँ बस थोड़ा स्लोप का फर्क पड़ सकता है, लेकिन और किसी चीज का फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? तो काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने पर वेवलेंथ घटेगी, पक्का। इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। बढ़े आगे, चलो भाई देखते हैं अब अपना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। व्हाट आर द मैटर वेव्स? ठीक है भाई, a proton and alpha particles are oscillated through the same potential difference, find the ratio of de Broglie wavelength associated with the proton with the alpha। देखो मैंने अभी आपको बताया मैटर वेव, मैंने आपको बता दी है। क्या बताई? कि जो भी आपके क्या नाम मूविंग पार्टिकल्स होते हैं वो आपको एक वेव एसोसिएट कर रहे हैं, उसी को हम नाम दे रहे हैं क्या? क्या? मैटर वेव। तो मैटर वेव क्या है? तो वेव एसोसिएटेड वेव, आप कह सकते हो
द वेव्स associated with the wave associated with material particle material particle with material particle in motion। ठीक है ना, जो भी मटेरियल पार्टिकल है मोशन में होंगे, आपको जो वेव प्रोड्यूस करेंगे उसी को हम मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव कहते हैं। इन मोशन आर कॉल्ड मैटर वेव। क्लियर है इतनी बात? क्या बोल रहे हैं उसे? वो मैटर वेव बोल रहे हैं। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, हो गया इतना। अब आगे क्या है उसने बोला है प्यारे बच्चों, सेम पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। फॉर्मूला याद करो जल्दी से यार, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट कितना था 2qvm, हाँ या ना? v सेम है। अब देखो दोनों काम है, प्रोटॉन है और अल्फा है, दोनों को पकड़ लो, प्रोटॉन को भी और अल्फा को भी। अगर हम देखें तो h अपॉन अंडर रूट 2q अल्फा m अल्फा, h अपॉन 2q भाई हमें, अच्छा पहले तो ऊपर प्रोटॉन है ना, इसको दोबारा से लिख देते हैं, दोबारा से, घबराना नहीं है। चलो भाई क्या लिखना है, h अपॉन अंडर रूट 2q प्रोटॉन, v ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक, नीचे आ जाएगा आपके पास 2q अल्फा, v अल्फा और m अल्फा। देखो चीजें जो सेम है, h भी कट जाएगा, हमारे पास पोटेंशियल भी सेम है, बचेगा क्या? देखो वो लिखते हैं लैम्डा p और लैम्डा अल्फा। बचने के लिए है सिर्फ और सिर्फ ऊपर q अल्फा m अल्फा और नीचे है आपके पास QP और MP, ये सेम। अब देखो सबकी वैल्यू आपके पास ही है, रख दो फटाफट, ठीक है ना। चलो भाई वैल्यूज रख देते हैं, कितनी आ गई, लैम्डा हमें प्रोटॉन की और अल्फा की अंडर रूट। अब देखो मैंने आपको ये चीज तो बता दी थी कि आपके पास जो चार्ज होता है अल्फा का वो 2 टाइम्स होता है किसका, प्रोटॉन का, और जो मास है वो आपका कितना होता है, 4 टाइम्स। बाकी तो सेम ही है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, बस ये याद रखना था मास 4 टाइम्स है और चार्ज डबल है, तो आंसर आ जाएगा 2√2। कोई दिक्कत तो है ही नहीं इसमें, बिल्कुल बढ़िया, समझ में आ गया। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ए फोटोन इन ए मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है भाई, आपको वेवलेंथ पता है। चलो सबसे पहले देखो भाई, लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास है 331.5 नैनोमीटर। मैंने आपको बताया था एक फॉर्मूला कि अगर आपको वेवलेंथ नैनोमीटर में दी हो और आप डायरेक्ट चाहते हो कि एनर्जी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिले, तो छोटा सा फॉर्मूला था 1240 नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन 331.5 नैनोमीटर। ध्यान रखना ये आप लिख सकते हो E इज इक्वल टू 1240 अपॉन लैम्डा। ये आपकी यूनिट नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और वेवलेंथ आपकी नैनोमीटर। तो जब आप सोल्व करोगे ना प्यारे बच्चों, तो ये आपको डायरेक्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देगा, जो लगभग 3.74 आ रही है। ठीक है इतनी बात। अब हमसे मोमेंटम, तो मोमेंटम आपका होता है E अपॉन सी। ई आप निकाल चुके हो, तो आप लिख सकते हो 3.74, जूल में बदलोगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और ये होता है 3 इंटू 10 की पावर 8। सिंप्लीफाई करने पर लगभग 2 इंटू 10 टू डी पावर -27 किलोग्राम मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेकंड पार्ट क्या कहता है वो देखो आप। सेकंड में इसने कहा था कि फॉर हाउ फास्ट शुड अ हाइड्रोजन एटम ट्रेवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ फोटोन। जो मोमेंटम ऊपर था वही मोमेंटम आपको लेना है। ठीक है भाई, मोमेंटम क्या होता है, तो मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपकी हो जाएगी P अपॉन M। मोमेंटम वही है 2 इंटू 10 की पावर -27, और इसका जो मास होता है वो लगभग 1.6 इंटू 10 की पावर -27। अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये 1.25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, बस मास आप याद रखना, मोमेंटम आप निकाल सकते हो। क्लियर है इतनी बात? चलो भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन अल्फा पार्टिकल
एंड अ प्रोटॉन, अल्फा एंड प्रोटॉन, ठीक है, एक्सेलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। देखो मैंने आपको एक बात बताई, जब आपको कोई चीज सेम दी हो बस उसी के फॉर्मूले को उठा लो बिना सोचे समझे। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, एच अपॉन अंडर रूट 2 QVm। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो क्या नजर आएगा, नजर आएगा कि भाई आपके पास पोटेंशियल तो सेम है, एच सेम है, दो सेम है, बस चार्ज और मास की कहानी है। यानी कि जो लैम्डा होगा वो आपका प्रोपोर्शनल होगा, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू QM, ठीक है ना। तो अल्फा रखो और प्रोटॉन रखो, ठीक है ना, ये आ जाएगा Q प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज अल्फा का, मास अल्फा का। और मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो आपके पास चार्ज होगा किसका, किसका, अल्फा का, वो चार्ज डबल होता है प्रोटॉन का, और मास प्यारे बच्चों 4 टाइम्स होता है। तो इसमें तो आपको घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो ये अंडर रूट 8 यानी कि 1/2 √2 आ जाएगा। बात क्लियर है, पक्का? कोई दिक्कत हो बताओ, वरना तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, चलो भाई आसान सा। देखो इतना नहीं है बिल्कुल, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था, देखो ये वाला, उसमें बिल्कुल यही आया था, बस उसमें प्रोटॉन ऊपर था अल्फा नीचे था, आंसर इसका सेम था। तो ऐसे इसमें ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ ए फोटोन एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैव द सेम वैल्यू। अच्छा जी, फोटोन की और उसकी, चलो भाई। तो सो दैट, देखो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सबसे बढ़िया, ठीक है ना, करना जरूर। हमारे पास लैम्डा दी हुई है किसकी, वेवलेंथ ऑफ फोटोन, और हमें शो करना है एनर्जी ऑफ फोटोन इज 2 λ mc अपॉन एच टाइम्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एम सी जो है वो उनका यूज जो होता है। तो लैम्डा हमारे पास फोटोन है, तो अगर मैं डी ब्रोगली वेवलेंथ से लिखूं तो लैम्डा होता है एच अपॉन एम बी। बहुत सही। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओगे तो आपको समझ में आएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। और आपके पास वेलोसिटी तो देखो है, वेलोसिटी आप कहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से, यहाँ से आएगी वेलोसिटी v इज इक्वल टू एच अपॉन एम लैम्डा, एच अपॉन एम लैम्डा का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। और हमें एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होती है, एस सी अपॉन लैम्डा। ध्यान रखना, एनर्जी ऑफ, देखो हमने अभी तक इलेक्ट्रॉन की कहानी कर ली, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दी डी ब्रोगली वेवलेंथ की मदद से। अगर मैं फोटोन की एनर्जी लिखता हूं प्यारे बच्चों, तो आपके पास फोटोन की एनर्जी होती है एच सी अपॉन लैम्डा। दोनों का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी ऑफ फोटोन, यानी कि एच स्क्वायर 2m लैम्डा स्क्वायर अपॉन एच सी अपॉन लैम्डा। अब देखो क्या क्या कट रहे हैं, तो एक तो लैम्डा चला गया, एक एच चला गया, और तो कुछ गया नहीं, तो आ कितना गया, ये बताओ। हमारे पास आ जाएगा 2h/2 लैम्डा एम सी। ये आ गया भाई, आ गया नहीं आ गया, देखो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कि भाई एनर्जी ऑफ फोटोन, चलो भाई मल्टीप्लाई कर दो। तो एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगी 2 λ mc/h इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आ गया भाई, क्लियर है इतनी बात। देखो आसान था, कुछ नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, पेपर में आने लायक है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, बढ़े आगे, चलो भाई। A proton and alpha particles have the same de Broglie wavelength. Determine the ratio of accelerating potential and their speed. दोनों की जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो सेम है। तो पहले तो मैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की बात करता हूं। भाई लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन अंडर रूट 2 QVm, ये है, हाँ या ना। एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हमारा इस बार लैम्डा दोनों की सेम है। देखो मास ऑफ एल्फा याद रखोगे 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, चार्ज डबल होता है, ये याद रखना। हम अगर मैं रेशियो लिखता हूं लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अपॉन लैम्डा ऑफ एल्फा, तो देखो क्या आता है, एच अपॉन अंडर रूट 2 Q अल्फा, और जो है वी वो भी, अच्छा ऊपर तो हमारा वो है ना, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन वाली चीज़ लिख देते हैं, चलो भाई। तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एच अपॉन अंडर रूट 2 Q, ये हो जाएगा प्रोटॉन की कहानी। ऐसे ही प्यारे बच्चों आप लिख सकते हो किसकी कहानी, अल्फा की। जो जो चीज़ें सेम हैं बस उन्हें रख दो। देखो
तो ये कट कटाकर आपका आएगा मास ऑफ एल्फा क्यू एल्फा, और ये बहुत सही, और नीचे आ जाएगा प्रोटॉन का। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब जो इनकी वैल्यूज हैं, इधर तो देखो लैम्डा दोनों की सेम दे रखी है, तो इधर तो 1 ही लिख देते। ठीक है ना, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, जो चीज़ें कट रही हैं उन्हें काट देंगे, तो 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और ये ऐसे रहने दो। दूसरा मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, और ये पोटेंशियल, तो ये दोनों तो कट गए। ठीक है, तो आपके पास आ गया कितना, √8, ये आ जाएगा ना ऐसे, स्क्वायर कर देना, तो आपको निकालना था, तो वो निकल आएगा 8:1। तो दोनों के एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का जो रेशियो है ना, वो 8:1 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हो तो बता दो। अब हमसे एक चीज और पूछ रही, देयर स्पीड। देखो अभी आपने फॉर्मूला तो लिखा ही है, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। अगर मैं लैम्डा ऑफ प्रोटॉन और लैम्डा ऑफ एल्फा लिखता हूं, तो h मास ऑफ प्रोटॉन, ये वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, ये h मास ऑफ एल्फा और वेलोसिटी। इधर तो 1 ही हो गया, दोनों की सेम दी हुई है, मास एल्फा उसकी, ये हो जाएगा थोड़ा सा आप इसको, हाँ ये एल्फा है, ठीक है ना, एल्फा, और नीचे हो गया ये। तो आपके पास प्यारे बच्चों जो मास है उसका अपोजिट हो जाएगा, सीधी सीधी सी बात है। तो आपके पास आ गया m एल्फा, v एल्फा, एम पी और वी पी। तो आप वेलोसिटी का रेशियो लिख सकते हो मास ऑफ एल्फा और मास ऑफ प्रोटॉन। और मास जो होता है प्यारे बच्चों वो 4 टाइम्स होता है एल्फा का, किसके, प्रोटॉन का। तो 4:1 का रेशियो आ गया। दोनों चीजें आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो तो देखो बताओ। बढ़ते हैं आगे भैया, क्वेश्चन बढ़िया था, आने की उम्मीद है, अच्छे से करें, ठीक है ना। चलो भी, 2 lines A and B shown in figure represents the de Broglie wavelength as a function of 1/√v. V is the accelerating potential for two particles have the same charge, which the 2 represents the particle of mass. ये आपका देखो 2024 में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया, बस उसमें आपको मास दिए हुए थे, जहां पे ए और बी है ना, बिल्कुल 2024 का ही समझ लो आप इसे, बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही था, बस जहां ए और बी हैं आपके मासेस दिए हुए थे, सेम क्वेश्चन आप करके देखना, कर लोगे। अब आपके पास देखो क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास है h/, ये आपका, हाँ, लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास है h/√, कितना होता है देखो, हमारे पास 2, हमारे पास कितना था 2 QVm, यही तो है। अगर मैं इसको लैम्डा ऐसे लिख दूं h/√2QM, और रूट बी को अलग लिख लो, ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दो पार्टिकल्स है, उनका सेम चार्ज सेम दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से ग्राफ की ओर देखें तो y इज इक्वल टू होता है mx प्लस c। तो ये चीज जो है ना प्यारे बच्चों आपको स्लोप दे रही है, और स्लोप अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्लोप इनवर्सली है। क्या है, ये आपका स्लोप ही तो हुआ भाई। अगर आप देखो तो स्लोप आपके पास h/√2QM है, यानी कि स्लोप जो है वो इनवर्सली है किसके प्यारे बच्चों, मास के। तो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका मास कम होगा। तो बताओ किसका स्लोप ज्यादा है, तो बी का स्लोप ज्यादा है या नहीं है भाई। स्लोप अगर मैं देखूं तो भैया स्लोप बी का ज्यादा है, और जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका मास कम होगा, क्योंकि इनवर्सली है, ध्यान से देख लो इनवर्सली है। तो मास ऑफ बी कम होगा मास ऑफ ए से। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आया था 2024 में, बस उसमें वहां पर काइनेटिक एनर्जी थी। क्या थी, काइनेटिक एनर्जी, करना ऐसे ही था, ठीक है ना। चलो मैं बता देता हूं क्या सा था क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। इसमें तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। क्या था देखो, ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही थे, इस तरह से मान लो आप, हाँ ये, इस यहां पर तो थी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, और ये आपका लैम्डा। दो ग्राफ आपको इस तरह से दिए हुए थे, एक ग्राफ ये है और एक आपके पास ये थी, ठीक है। दो मास लिखे हुए थे m2 और m1, बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। देखो लैम्डा इज इक्वल टू होता है h/√2km। अगर आप ध्यान से देखो
तो आपको ऐसे लिख लो, चलो अगर आपको दिक्कत है तो ऐसे लिखो, इसे अलग लिख लो 2m को और रूट के को अलग। अगर आप देखोगे तो ये चीज स्लोप हो गई, तो स्लोप आपके पास क्या हो गया, h अपॉन अंडर रूट 2m। तो स्लोप जो है वो इन्वर्सली हो गया किसके, मास के। तो जिसका मास ज्यादा होगा, वो जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका मास कम होगा। तो यहां पर m1 बड़ा हो गया प्यारे बच्चों किससे, m2 से। ध्यान रखो ना, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत हो तो देखो बता दो, वरना तो आगे बढ़ रहे हैं। चलो भाई, an electron and proton are accelerated through the same potential. Which one of the two has greater value of de Broglie wavelength associated with it lesser momentum? आपके पास एक प्रोटॉन है और आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दोनों का सेम पोटेंशियल है, एसलेटेड तो सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल सेम है। चलो भाई, पहले अपना फॉर्मूला लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2qvm, सही है हाँ या ना। पोटेंशियल सेम है, देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का तो चार्ज भी सेम होता है, बस लैम्डा इन्वर्सली समझ लो मास के, जिसका मास ज्यादा है उसकी लैम्डा कम। तो मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, इसलिए वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी प्यारे बच्चों प्रोटॉन से। बात समझ में आ गई हाँ या ना। अब पूछ रहा मोमेंटम, भाई मोमेंटम आपके पास क्या है, मोमेंटम भाई मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, उसने बोला ना लेसर मोमेंटम, ठीक है ना, उसने बोला इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर एस्ट्रेटेड टू द सेम पोटेंशियल विच ऑफ द टू हैज। देखो अगर आपके पास मोमेंटम की, मोमेंटम में क्या, देखो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन से कम है, इसलिए उसका मोमेंटम भी कम होगा, सीधी सी बात है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, P इज इक्वल टू हमारे पास होता है अंडर रूट 2km, ये हमारे पास है। यानी कि अगर हम देखें तो P प्रोपोर्शनल है m के, बहुत सही। अब जिसका मास कम उसका मोमेंटम भी कम, तो मास जो होता है वो प्रोटॉन का ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, इसलिए भैया उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा किससे, द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेसर देन प्रोटॉन। दोनों बातें क्लियर हो गई, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फर्स्ट और सेकंड पार्ट में। अब क्या कह रहा, हाउ इज द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल रिलेट विद इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ, सो द वेरिएशन ऑन ए ग्राफ। देखो बच्चों, ग्राफ की आपकी बात हो रही है, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास होता है एच अपॉन पी, हाँ या ना, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, यानी कि लैम्डा इन्वर्सली है मोमेंटम। ये देखो, अगर आप देखोगे एक तरफ लैम्डा को लिया जाए, एक तरफ किसको लिया जाए, मोमेंटम को, तो इन्वर्सली है। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपको दिखाई देता है, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। क्लियर है इतनी बात, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पक्का। देखो समझ में आए तभी बताओ, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रोटॉन एंड ए अल्फा पार्टिकल मूविंग विद द सेम स्पीड, which of them has greater value of de Broglie wavelength associated with it, justify your answer। देखो भाई, फॉर्मूला तो आपके पास क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन एम वी, हाँ या ना। अब प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल आपके पास है, तो किसका, अब देखो उसने बोला है दोनों की स्पीड सेम है, तो आप मास से रिलेट करो, किसका मास ज्यादा है बताओ। देखो मास ऑफ अल्फा जो होता है प्यारे बच्चों, मास ऑफ अल्फा जो होता है वो प्रोटॉन का 4 टाइम्स होता है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ कम होगी, हाँ या ना। देख लो, तो प्रोटॉन की वेवलेंथ अल्फा से ज्यादा होगी क्योंकि उसका मास कम है, इन्वर्सली है ना मास की वेवलेंथ। क्लियर है इतनी बात, चलो आगे क्या कहता है। लाइट्स ऑफ द वेवलेंथ्स 430, 450 and 660 nanometer are incident on a metal surface whose threshold wavelength in which cases with photo emission take place। तो मैंने आपको बताया था कि भाई तभी फोटो इमिशन हो सकता है कि जब वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी को आप इंसिडेंट करते हो, तभी आपका क्या हो सकता है, फोटो इमिशन हो सकता है। तो हमारे पास 3 वेवलेंथ है, ठीक है, तो तीनों वेवलेंथ, एक आपके पास है कितनी 450 है, 430 है, 660 है, ठीक है, तो और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको, अच्छा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी दी हुई 600 नैनोमीटर। चलो भाई,
तो सबसे पहले सबकी एनर्जी को निकाल लिया जाए। सबसे पहले थ्रेशोल्ड एनर्जी को निकालते हैं, ई नोट। मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखा था इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला, सीधा लगाओ। 1240 को 600 से डिवाइड कर दोगे तो ये आएगा 2.07 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद होगा तभी आप कर सकते हो, हाँ या ना। देख लो अगर इसमें दिक्कत हो तो। चलो भाई, अब पहली वेवलेंथ ले लेते हैं, E1 नाम दे देते हैं। तो कितना है 1240, 430 से इसे डिवाइड कर दो। करो जल्दी से, 1240 को डिवाइड कर दो प्यारे बच्चों 430 से, तो ये लगभग 2.88 आती है, हाँ या ना। अगर मैं दूसरी ले लेता हूं वेवलेंथ, कितनी है 450, 450 से अब अगर डिवाइड करोगे तो ये लगभग 2.76 आती है। और अगर मैं तीसरी की बात करूं 1240, कितनी है उसके पास 660 है, तो ये आ जाएगी 1.88। तो इससे समझ में आ गया कि जो एनर्जी है वो E1 और E2 ज़्यादा है, इसलिए वही आपका फोटो इमिशन कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। क्लियर है इतनी बात? तो फोटो इमिशन कौन करेगा? E1 एंड E2 ग्रेटर देन है किससे? सरफेस से। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही फोटो इमिशन कर सकते हैं, E1 और E2। क्लियर है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, देख लो। तो मैंने क्या बताया, फोटो इमिशन तभी हो सकता है जो एनर्जी आप इंसिडेंट कर रहे हो वो एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज्यादा है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्या कहता है। Obtain an expression for the ratio of accelerating potential required to accelerate a proton and alpha particle to have the same de Broglie wavelength associated with them। ठीक है भाई, आपको क्या क्या गिवन है? एक तो आपके पास प्रोटॉन है और एक आपके पास अल्फा पार्टिकल है। फॉर्मूला क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू होता है क्या? लैम्डा इज इक्वल टू अंडर कितना होगा? H अपॉन अंडर रूट 2QVM, ये है आपके पास। ठीक है, और दोनों की वेवलेंथ सेम है, लैम्डा और ये दोनों सेम दी हुई हैं। तो भैया H अपॉन अंडर रूट 2QP हो जाएगा, ये हो जाएगा और इसका ये, बहुत सही। ऐसी नीचे आ जाएगा अंडर रूट 2, ये अल्फा है, ये भी अल्फा और इसका भी। ठीक है भाई, तो S से तो H चला गया, 2 से 2 भी चला जाएगा, तो क्या बचेगा? अल्फा का चार्ज, मास और पोटेंशियल, ऐसी प्रोटॉन का। ठीक है भाई, अब देखो हमें ये तो पता ही है कि दोनों की वेवलेंथ टू हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, वेवलेंथ दोनों की सेम है, तो खत्म हो जाएगा ये। क्या बचा भाई? आपके पास बचेगा, ये तो 1 लिख दो। आपके पास जो मास है, देखो चार्ज जो होता है अल्फा पार्टिकल पर वो डबल होता है प्रोटॉन का, मास 4 टाइम्स होता है। ठीक है, ये आप ऐसे लिख दो, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये तो कैंसिल हो गए, तो आ जाएगा 8 अल्फा आ जाएगा ऐसे। ठीक है, तो भाई दोनों का जो रेशियो आया ना प्यारे बच्चों, वो 8:1 आ गया। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आपको क्लियर एकदम समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है क्या? बढ़िया समझ में आ गया। देखो करना क्या था, सबसे पहले आपके फॉर्मूला लिखना है भैया। फॉर्मूला वो लिखना है जिसके अंदर आपका पोटेंशियल आ रहा हो। ठीक है ना? पोटेंशियल लिखने के बाद जो चीज़ दी हुई थी सबको रखा, सबकी वैल्यू को रख दिया। तो देखो इस पूरे चैप्टर के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो क्या क्या था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, उसके बाद आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर बहुत सारे क्वेश्चंस थे। फिर हम अगर आगे बढ़े तो हमें क्या नजर आया? हमें आई डी ब्रोगली वेवलेंथ के कुछ फॉर्मूले और उन पर क्वेश्चंस। तो अगर देखें तो उस पूरे चैप्टर से बहुत लिमिटेड चीजें बार बार पूछी जा रही है। ठीक है ना? हाँ, हो सकता है कि आपको लगा हो कि भाई क्वेश्चंस जो हैं जब एक बार हो गए तो दोबारा क्यों कर रहे हैं। तो देखो अगर आप बार बार चीज़ों को रिवाइज करोगे तब अच्छा है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बस आसान क्वेश्चन है तो क्यों वो 2-2 बार करें, लेकिन नहीं, जितना आप ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही अच्छा है। रिवीजन ही आपके नंबर को बढ़ाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उसे चैनल को हमारे क्या करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।